नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। पहलगाम में जिस तरह का दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि न सिर्फ मुल्क में, न सिर्फ जम्मू कश्मीर, बल्कि सब कॉन्टिनेंट में इसके जो है असरात और सूरत हाल, यानी इसको एक तशवीश ज़दा सूरत हाल देखी जा रही है। सरहदात से भी जो ख़बरें मिल रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। और इसके साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के अंदरूनी जो टाउन्स है, शहरी इलाके हैं, वहाँ की भी बात करें तो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन चल रहे हैं और गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। जो मुश्तबा इलाके हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। और इसके साथ जो पाकिस्तान से लगी हुई सरहदात है वहाँ पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से फायरिंग वक्फे वक्फे से हो रही है। और इसी दौरान अगर हम देखें 48 घंटों के दौरान यही सूरत हाल बनी रही। और फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो इस हमले में यानी मुश्तबा तौर पर जो मुलविस पाए गए, इनके मकानात को 5 मिलिटेंट्स के मकानात को मुनहदम कर दिया गया, उनके घर वालों को निकाला गया उन मकानात से और फिर उनको धमाकों के ज़रिए मसमार कर दिया गया। बहरहाल बहुत सारों की अलग अलग कहानियाँ रहीं। इसमें किसी ने कहा कि ये मकान यानी उस लड़के का नहीं है जो जिसको आप मिलिटेंट कहते हैं, जिसको दहशतगर्द कहते हैं, जो हमारा घर छोड़ के चला गया। ये घर तो यानी हम 3 भाइयों का था या फिर हमारे ख़ानदानी था। बहरहाल जो भी कार्रवाई है, बड़ी शिद्दत के साथ कार्रवाई चल रही है। और इसके साथ साथ यानी एहतजाज भी किए जा रहे हैं। और जिस तरह का पहलगाम में हमला हुआ दहशतगर्दाना, जिसमें मासूमों को, बेकसूरों को निशाना बनाया गया, जिनका किसी भी तरह से कोई यानी कसूर नहीं था कि उनको निशाना बनाया जाता। बहरहाल ये निशाना किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या ब्लेम गेम चल रहा है और किस तरह की सियासत चल रही है, इस पर अगरचे ये कहा जा रहा है कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी बातें ऐसी भी चल रही हैं। और इसको इब्तिदा में अगर हम देखें तो एक फ़िरका वाराना रंग देने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि कश्मीरियों ने अपनी मेहमान नवाजी के ज़रिए, अपनी इंसान दोस्त यानी सरगर्मियों के ज़रिए सारा कुछ उन्होंने वो सारी चीज़ों को नाकाम बना दिया। आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, सरहदात पर बने हुए हैं, सरहद के इस पार क्या सूरत हाल है और सरहद के उस पार के हवाले से जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या हैं। और इसके साथ साथ जो आलमी ताकतें हैं वो इस सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान सामने आया है, और इसके साथ साथ हमारी हुकूमत क्या कुछ करने जा रही है, अब तक के जो ऐलानात हैं वो क्या कह रहे हैं, और उधर से पाकिस्तान की जानिब से क्या जवाब आ रहा है। ये सारी सूरत हाल है, उस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार शेख मंजूर अहमद साहब भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आपका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, कश्मीर से हैं। मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ ही वक्त में हमारे साथ डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट भी जुड़ेंगे, आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सरबरा और एक एक्टिविस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं मंजूर साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। मंजूर साहब, जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, अच्छा इसी दरमियान ये भी अगर हम देखें कि जो वाघा अटारी बॉर्डर है वहाँ पर भी यानी उधर से आने और उधर से जाने वालों का भी जो एक अजधाम हमने देखा, और इस दौरान कुछ ख़वातीन को वो भी हमने अपनी सरहद पर देखा जो ये कह रही थी कि हम अभी निस्फ पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले हैं, ये जो हमारी बच्चियां हैं ये पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले हैं, क्योंकि हुकूमत ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि 48 घंटे में छोड़ दें। तो अब हमको रोका जा रहा है। अब हमारे जो है आधा घर उस सरहद के उस पार है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, और यहाँ पर हम सिर्फ आए थे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए, लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, उस हवाले से भी ज़रूर हम जो है बात करेंगे और मंजूर साहब से इस पर भी बात करेंगे। मंजूर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि सिचुएशन को, यानी 22 अप्रैल को दहशतगर्दाना हमला पहलगाम में हुआ था, उसके बाद से अभी तक अगर हम थोड़ा सा एक हाइलाइट्स उसके देखें और थोड़ा सा अभी तक की सूरत हाल का जायजा लें, तो आप कैसे देख रहे हैं हालात को? जी मंजूर साहब। जो सिचुएशन अभी भी जो है वो बहुत टेंस है, कंसंट्रेशन का माहौल है दोनों तरफ जो है। लेकिन मुझे लगता है पिछले 10-24 घंटे से जो इंटेंसिटी इसको पहले 2 दिनों या 3 दिनों तक रही है उसमें हल्की सी कुछ कमी आई है। लेकिन साथ ही साथ ये हमें नहीं यानी कि भूलना चाहिए कि ये माहौल जो है ये अभी ऐसा रहेगा कुछ दिनों के लिए, हो सकता है ये बढ़ भी सकता है।
सकेगा। जी सबसे बड़ी बात है जब एब्रप्टली कुछ चीजें की जाती है डिसिप्लिनरी, जैसे अटारी बॉर्डर बंद किया, पाकिस्तानी नेशनल्स को 48 आवर्स के जो है उनको टाइम दिया गया है कि वो निकलने के लिए, डिप्लोमेट्स का जो मिशन है स्ट्रेंथ है वो काम की गई है, सिंध वाटर का जो है ट्रीटी जो है इसको जो है अबेयंस में रखा गया है। जी ये सारी चीजें जो है एब्रप्ट होने से आम लोगों को नेचुरली इस पर असर पड़ रहा है। अभी भी आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टोरी आई है कि पाकिस्तान का एक नेशनल है, उसका एक बच्चा है ट्रीटमेंट के लिए, हार्ट एलिमेंट है उसको, उसका होने वाला था ऑपरेशन, लेकिन चूंकि उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है तो अब उन्हें वापस जाना पड़ेगा। मतलब साहब, हालांकि आज अगरचे मतलब मेडिकल के हवाले से 29 अप्रैल तक थोड़ा सा एक्सटेंशन, मगर क्या मतलब 29 अप्रैल तक भी क्या होगा? लोग आए हैं, मतलब उनके फिर इलाज के लिए वक्त लगेगा। अब न्यूज आई है उसकी जो है डेथ हुई है, ये पता नहीं है, ये कंफर्म मुझे नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा मैंने देखा। एक पैनिक हो गया है जी। लेकिन ये चीजें हैं जब कोई बड़ी कन्फ्रंट्रेशन होती है दो कंट्रीज के दरमियान, तो इसमें जो है कॉमन जो लोग हैं, आप देखिए कि 2 दिन से बराबर जो सीज फायर चल रहा था, फायरिंग शुरू हो गई है बॉर्डर पर। जी हाँ, उसमें ये पहले भी एक इशू था, जो बॉर्डर एरियाज पर रहते हैं लोग, जिनको अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, शेल्टर हाउसेस में रहना पड़ता है, ये दोनों तरफ में का मामला है, ये नहीं है। अब बंकर्स की बहाली हो रही है मंजूर साहब, बहुत सारे विजुअल्स भी आ रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं कि आरएसपुरा सेक्टर से और दीगर इलाकों से कि लोग जो सिचुएशन मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स जब हो रहा है तो इससे जो है नेचुरली दोनों तरफ से मोबिलाइजेशन हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंग तो बर्बादी ही होती है, तबाही होती है यकीनन, और आम लोग ही ज्यादा सफर करते हैं। ये जो है हमारी ये उम्मीद है कि दोनों लीडरशिप जो है वो इसके बारे में सीरियसली और ये देखे कंपैशनेट तरीके से जो भी मसाइल है उनको हल ढूंढने की जरूरत है, लेकिन ये चीजें हो जाएंगी। अभी आपने कहा कि कुछ लोगों को जो एफिलिएटेड जिन्हें कहते हैं, जिन्हें फैसिलिटेटर्स कहते हैं, इन टेररिस्टों को इनके मकान दिए, अब एक किस्म का एक एंगर भी है, रिटेलिएशन भी है, जिसमें ऐसे 6-7 मकानात पुलवामा में भी हुआ, या शोपियान में हुआ, कोलगाम में, दूसरे इलाकों में भी हुआ। ये इमीडिएट इसका जो है इसका फॉल आउट है। अभी तक यानी कि पता नहीं चल रहा है कि दूसरी बात ये भी है कि पहली बार हुकूमत ने भी माना कि इसमें सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, और इसका सबसे बड़ा एक चीज और है जो हमें किसी ने अभी तक नहीं किया है उस पर ज्यादा है। ये देखिए वहां पर 2200 के करीब 2000 से लेकर 2002 2200 के करीब वहां पर टूरिस्ट थे, और अगर खुदा न खास्ता इससे बड़ी ट्रेजेडी हो जाती तो आप देखते क्या माहौल हो जाता। जी हाँ, ये इसमें जो लोकल लोगों ने, जो चाहे वो पोनी वाले थे या वहाँ रेस्टोरेंट, छोटे छोटे दुकानें हैं रेस्टोरेंट से, उनके लोगों ने जिस तरीके से लोकल लोगों ने टूरिस्टों को बचाया, अपनी जान की बाजी लगाकर, बिल्कुल लगाकर बजाया, और जिस तरीके और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में फ्लडेड विद दीज स्टोरीज, यही टूरिस्ट कहते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने घर उनके लिए फराहम किए, शेल्टर दिया, पानी दिया, खाना दिया, फैसिलिटेट किया ट्रांसपोर्ट का। वो एक दिखा रहा है कि मिसाल के कश्मीर के लोग भी दहशतगर्दी के पूरी तरीके से खिलाफ है, और जिस तरीके से सारे तौल अर्ज कश्मीर में जलसे जुलूस निकले, प्रोटेस्टर्स निकले, कैंडल लाइट मार्च निकले, वो इसमें यकजहती दिखा रहे हैं उन लोगों के साथ जो इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इतना बड़ा लैप्स होना है, सिक्योरिटी लैप्स, उसका पर भी कोई ना कोई संजीदगी से एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इतने जो है नौजवान मर गए इसमें। ये एक सानिया बड़ा है, और इसको
हुकूमत को लाइटली नहीं लेना चाहिए, और इसके बारे में भी उनको जो एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए आइंदा के लिए, दूसरी बात इसका भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से चाहे वो इंटरनल इसमें करें इंक्वायरी या कुछ करें तो वो है। लेकिन जो ओवरऑल जो सिचुएशन है बहुत ग्रिम है इस वक्त। सिर्फ ये है, अगर आपने देखा ट्रंप ने कहा कि मैं इस मामले में दखल नहीं दे रहा हूँ जी, उसने कहा मेरे लिए दोनों कंट्री, मैं दोनों का दोस्त हूँ, ये लड़ते रहे कई सालों से 1500, हालांकि उसने 1500 साल से कहा तो, लेकिन ये जो है जो जिस वक्त जो पिछली बार जो पुलवामा का जो वाक़ा आया उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी एक्टिवेट हुई, सारे कंट्रीज। ट्रंप ने 2-3 बार, वो इस वक्त शायद मुझे याद है वो नॉर्थ कोरिया गया था जी, तो पहली बार तो वहां से उसने फोन किया, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की गई। लेकिन इस वक्त सऊदी अरब और ईरान के अलावा किसी भी कंट्री ने अभी तक ऐसा नहीं दिखाया, वॉलंटियर नहीं किया कि हम ये जो है इस टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो ये वक्त का तकाजा यही है कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आकर इस मसले को जो भी है, अगर मसला है इसको सीवियरली, जो इसके परपिटेटर सब जिस क्राइम जो है उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी जरूरत है, और तनाव जो है उसे कम करने की भी जरूरत है, क्योंकि इस वक्त दोनों एक तो जो है न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है, इस वक्त पाकिस्तान में भी हालत खराब है, और वो भी जो उनके इंटरनल डिफरेंसेस वहां पर डिसरप्शन है, डिस्टर्बेंसेस है, जो क्राइसिस है वो भी इस वक्त यानी कि लगते हैं वो भी एग्रेसिव मूड में लग रहे हैं। चाहे हालांकि ये हकीकत है वो मैच नहीं करेंगे इंडियन स्ट्रेंथ को, लेकिन जब जंग होती है नुकसान तो दोनों तरफ होता है, किसी को ज्यादा होता है किसी को कम होता है, और इसलिए जंग तो वैसे तबाही है, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं माजिद साहब आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की सिचुएशन आप सूरत हाल देख रहे हैं। एक तो ये है कि इस तरफ किस तरह से देख रहे हैं आप, और उस तरफ किस तरह से देख रहे हैं, यानी हमला होने के बाद जो हालात बने, अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की भी जो कुछ भी सरगर्मियाँ चल रही हैं शायद ये यानी इसके लिए कुछ वक्त दरकार है, यानी कोई भी कदम उठाने वाले होंगे अगर, तो जैसे अगर हम देखें 48 आवर्स का वक्त दिया गया, अभी और फिर एक्सटेंशन थोड़ा सा जो मेडिकल पर्पस के तौर पर यहाँ पर आए हैं उनको 29 तक दिया गया, और फिर उधर से भी जो है वही सूरत हाल है, और हिंद तास जो ट्रीटी है उसको जो है मनसूख करने का जो है ऐलान कर दिया गया। उधर पाकिस्तान में भी जो है सरगर्मियाँ चल रही हैं, उसने भी जो है एक थिंक टैंक की तश्कील करने का जो है ऐलान कर दिया है। अब आपको क्या लग रहा है भाई साहब कि फिर अच्छा यहाँ से अगर हम हिंदुस्तान से बात करें तो डिमांड्स बढ़ गई हैं कि नहीं भाई अब मुस्तकिल हल किया जाए, अब आप जिस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा कहते आए हैं तो चलें अब मुस्तकिल आप जो है बड़ा कदम जो है उठा दें, तो आप किस तरह से देख रहे हैं अभी ये 22 से लेकर अभी आज 26 है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने फैमिली का एक तजुर्बा दिखाता हूँ, गुज़श्ता चंद दिनों से हो रहा है जी। हमारी एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार जो 70s में है, कई 3 सालों की जद्दोजहद के बाद उनको वीज़ा मिला था, शायद 14-15 अप्रैल को कुछ मिला था, वो 21 को उनको जाके अमृतसर से रिसीव करके लाए, 22 को ये वाक़या हो गया, और वो अभी कुछ देर पहले वो अमृतसर के लिए फ़्लाइट से चली गई। जो ये तो खैर बता रहा हूँ कि हर फैमिली में भी यही होता है जी जी, जो मंज़र मैं ख़ुद ये फैमिली के अंदर देख चुका हूँ तो उस बयान से बाहर होता है। तो ये बढ़िया। और एक बात है, ये पाकिस्तानी जो भी हैं, मैं यूपी का एक चैनल देख रहा था अभी, मैं अब सब्जेक्ट पे आऊँगा आपके, मगर ये आपने इब्तिदा में कही थी कि जो लोग अटारी और वाघा बर्फ पे जो जिस तरह से परेशान जज्बाती अज़दहाम है, बिल्कुल अज़दहाम है जी हाँ। मैं एक अभी देखता हूँ, कल भी मैंने देखा ये बात, हिंदी चैनल है, आप जो जानते हैं वो मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ, वो कह रहा था देखिए ये जितने भी शहरी हैं ये हिंदुस्तानी हाई कमीशन इस्लामाबाद ने इनको वीज़ा दिया है, मुख्तलिफ नौइयत का वीज़ा दिया है, ये बाइज़्ज़त शहरी हैं, लेकिन क्या चलाया जा रहा है,
मुजरिमों की तरह इनको निखारा जा रहा है, ये इतने हैं, यूपी में इतने हैं, वो शहर में इतने हैं, ये शहर में इतने हैं। ठीक है भाई, निखारा जा रहा तो ठीक, पुलिस गई, रिक्वेस्ट करी, ठीक है, वो लोग अपनी तरफ से बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन मुजरिमों की तरह उनको पेश किया जा रहा है। ये बेइज्जती, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, सरहद पर सियासी लकीर खींचने से हम जुदा नहीं हुए, हमारी ज़मीन एक है, हमारा आसमान एक है, और दो तरफ भी ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। वही बताऊंगा मैं किस तरह से ये वाक़या है, दोनों इस्टेब्लिशमेंट के लिए विन विन सिचुएशन है। अभी जिक्र कर रहे थे मंजूर साहब पाकिस्तान के हालात का, उनको ज़रूरत है डाइवर्शन करने के लिए। जिस तरीके से जो आग लग रही है, मैं कई यूट्यूबर से राब्ते में रहता हूँ उस सरहद पार की, वो कह रहे थे कि आग लग रही है अंदर, जिस तरीके से एक चोर सरकार को ऊपर बिठा दिया गया और जिस तरीके से मनमानी चल रही है वहाँ, हर तरीके की लूट घसूट हर किस्म की चल रही, और मिलिट्री का पहरा है इसके अंतर लूट घसूट के ऊपर पूरे तरीके से। आवाम परेशान है, बेरोज़गारी है, सिस्टम पूरा कोलैप्स है, एक ढकोसला है मुल्क को। उनको ज़रूरत है एक चीज़ की, ये चीज़ हो जाए। और हमारे पास क्या हो रहा है, यकीनन इसमें हो सकता है जैसा कि कोताही हुई होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से ये कुछ ना कुछ ताकतें हैं जो इसकी वजह से हुआ है। पाकिस्तान भी हो सकता है, और लश्कर तौबा का जो नाम लिया जा रहा है उसका हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन बराबर की जानी चाहिए और इसकी थरो इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है। इससे पहले रेल के बड़े हादसा हो रहे थे, इतने बड़े हादसा के बाद भी किसी ने भी कोई जंबिश नहीं हुई, किसी मीडिया में जंबिश नहीं हुई कि सवाल करें भाई क्या है, जिम्मेदारी किसकी होती है। 26/11 में क्या हुआ मंजूर साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। शिवराज पाटिल, मेनन साहब, सीएम क्यों रिजाइन करे वो लोग, क्या दबाव था उस वक्त का, मीडिया का रोल देखिए आप। मुझे किसी ने पुरानी क्लिपें भिजाई, कैसे चीख चीख के जो है यूपीए सरकार को मारा जा रहा था। आज कोई चीखता है? अब देखिए आगरा में 2 लोगों का कत्ल किया, कश्मीरी बच्चों के बचाने के लिए उमर अब्दुल्ला वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से, गुजरात की, हरियाणा से, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन से, इनसे बात करके अपने वज़रा को भेजा रहे हैं, जाइए वज़रा जाके ज़रा उनको बात करिए, ये क्या हो रहा है, कौन है कसूरवार इसके लिए। और अब जो नफरत की, नोएडा का एक सोसाइटी का जो है शोक सभा यानी ताज़ियती जलसे में रिटायर ऑफिसर्स, मिलिट्री के, जुडिशरी के, ब्यूरोक्रेट्सी के, वो ऐसी जहरीली तकरीर कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि नहीं अब तो हुआ। तो क्या ये मामला हो रहा है, हुकूमत इसके ऊपर कुछ रंबिश करी? अभी कौम को मुत्तहिद होकर मामला करना है। और मैं देख रहा था, कल जुम्मा था, हिंदुस्तान से, कन्याकुमारी से लेके उत्तराखंड तक मसाजिद में काली पट्टियाँ, जुलूस, रैलियाँ, कैंडल लाइट, वो ये भाई क्यों हमको आज ये सबूत देने की ज़रूरत पड़ रही है कि हम हुम्बल वतन हैं? क्यों? यकीनन मजम्मत हमारी हो रही। कल काली पट्टी बने थे गुज़िश्ता जुम्मे को, 500 लोगों के खिलाफ जो है चालान किया, किसी पे 2 लाख, किसी पे 1 लाख, और आज पट्टी लगाए, आज भी लगाना था चालान, और ये पूरा साइलेंट हो गया इशू। वक्त का बड़ी रैलियाँ निकल रही थी, साइलेंट हो गया। बेरोजगारी तो खैर पूछो न को, सोने का दाम इतना हो गया वो पूछिए न, कि इकानमी किस खतर जारी वो पूछिए मत, क्योंकि जब कौमी मुफाद आता है ना सब इकट्ठा हो जाता है। तो खैर जंग तो मैं नहीं समझता कि जंग होगी, छुटमुट यानी जब खलिशें हो सकती है, लेकिन जंग शुरू तो हो सकती है, रोकना किसी के बस में नहीं है। आज आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की जो सारी मगरिब यूक्रेन के साथ हो गई, रूस अकेला है, क्या हुई रोक सकती जंग? डोनाल्ड ट्रम्प तो अल्टीमेटम दिए थे 20 अप्रैल डेडलाइन, क्या हुआ? डेडलाइन जाके डेड हो गई, डेडलाइन को डेड हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों विन विन, दोनों के लिए दोनों इस्टेब्लिशमेंट के लिए विन विन सिचुएशन मालूम होती है मुझे। और यकीनन हिंदुस्तान को सख्त इक़दाम, अपनी सरहद की हिफाजत, ये यानी झोल कैसा हुआ, कैसा झोल हुआ। मैं मणिपुर का या नॉर्थ ईस्ट की जो मामला का या बांग्लादेश का इलाका का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वहाँ जो सूरत हाल है उस पर कोई तवज्जो नहीं देता, ना मीडिया देता है ना कोई और देता, उसकी बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन कश्मीर चूँकि बर्निंग प्रॉब्लम है, इस बर्निंग प्रॉब्लम में अब देखिए जज्बात से खेला जा रहा है। और अब सबसे बड़ा नुकसान कश्मीरियों का और मुसलमानों का है। पूरी इंडस्ट्री टूरिज्म की ख़त्म कर दी रहेगी। और आज देखिए, और एक बात बताना चाहता हूँ, वो पोनी राइडर जो है उसको एक पकड़े करते, अरे वो तो बचाने के लिए गया, एक तो शहीद हो गया। नहीं, बताना ये है, और कैसे वो अपने खानों पर जख्मियों को ले गए, कहाँ गई थी आपकी फोर्स उस वक्त? तो ये कई सवाल है। और इसके ज़रिए अब आप देखिए जो
मुख्तलिफ फलां रक्षक जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं जी, ज़ाफ़रानी तंजीमें हैं, उनकी तकारीर सुनिए, उनके जाइए, उनके जलसों में, उनके रैलियों में जाइए, कैसे कॉल दी जा रही है। और एक मैं कपिल सिब्बल को सुन रहा था, कल की बात है सर जी, उन्होंने बताया कि रेगुलर आर्मी रेगुलर से 2 लाख नफरी निकाल दी गई है और उनकी जगह ये अग्निवीर और ये अग्निवीर का बैकग्राउंड क्या है। यानी इस हद तक मैं समझता हूँ कि डिफेंस के ऊपर जो है यानी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जबकि ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। जी, तो मैं समझता हूँ कि एकदम जिस तरीके से जैसा कि आप एक गर्म तवे पे पानी डालें तो कैसा उछलता, ये जज्बा नहीं होना, बल्कि ठंडे दिल के साथ किस तरीके से हमको ये सिचुएशन को डील करना है, बजाय उसके अब सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश करिए। अब आप देखिए उसका बीजेपी के IT सेल का हैंडल देखिए, मज़हब देखा, ज़ात नहीं देखी, ठीक, ये ऑफिशियल है। और फिर क्या नीचे लिखा था है, बटेंगे तो कटेंगे। ये आज ये कहने का मौजू है क्या? जी, आज सारी कौम आपके साथ है, सारे लोग आपके साथ हैं, ठीक, इनको मुत्तहिद करिए। और आप देखिए घर में लड़ाई करके आप बाहर वाले से नहीं लड़ सकते आप, ठीक है। मुश्किल अभी तो बात यही चल रही है मंजूर साहब, मैं इसी हवाले से आपसे भी जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री का हमेशा और भाजपा सरकार का हमेशा एक हमेशा ये बोलना रहा, वो ये कि 2014 से पहले की जो सरकार थी वो कहीं ना किसी एतबार से जिस तरह के एक्शन लेने चाहिए थे कौम दुश्मन ताकतों के साथ या फिर मुल्क मुखालिफ जो क़ुव्वतें हैं उनके ख़िलाफ़ या फिर पड़ोसी मुल्क, तो नहीं लिया जाता था, जिसकी वजह से ये सारी दहशतगर्दी होती थी वगैरह 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 वगैरह। तो अब चूंकि बड़ी सक्षम सरकार है और पुलवामा के होने के बाद बहुत सारे यही सिक्योरिटी लैब्स के बहुत सारे सवालात खड़े किए गए थे और उस पर बहुत झिझोड़ा गया था सरकार को। लेकिन इस मरतबा हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टियों ने भी एक काम ज़रूर किया, सिक्योरिटी को उन्होंने कहा कि ठीक है उस पर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का जो स्टैंड है और प्रधानमंत्री जो मजबूत शख्सियत है, तो इनको इसी एतबार से ज़रूर इनसे जो है मुतालबा होना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि सिक्योरिटी की बात की जाए। अब तो बात यही होनी चाहिए, क्योंकि पुलवामा का भी हो गया, अब तो वाकई जो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, जो हमेशा वो कहते आए हैं कि भाई जड़ से मसले का हल, और वो अभी तक पिछली सरकारें नहीं कर पाई, तो वही मुतालबा किया जाए। मारेंगे सभी, हाँ सभी वही मुतालबा कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है मंजूर साहब कि क्या बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं मोदी सरकार, क्योंकि सारा देश उनके साथ है? जी, देखिए पहली बार ये जो है अपोजिशन क्या होना चाहिए अलग बात है, लेकिन क्या हो सकता है ये बताएं। जी, ये जैसे माजिद साहब ने कहा, मुझे लगता है छोटा मोटा जैसे ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या बहुत सारे एजेंसीज ने पहले ये कहा है कि POK में 42 लॉन्चिंग पैड्स है जहां से टेररिस्ट दाखिल होते हैं, जहां उनको वहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है। जी, इम्प्रेशन यही लग रहा था कि शायद उन पर हमला किया जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ है, LOC के साथ है, तो इस पर यानी कि एक्शन ली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जो कहा कि शिमला एग्रीमेंट जो है इसको भी हम बंद कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, एक किस्म का इसका मतलब है कि जो बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल है जो जहां है वो वहीं था, यानी कि अब वो खत्म हो जाएगी पोजीशन, न इनके लिए रहेगा न उनके लिए रहेगा। हाँ, तो इससे थोड़ा बहुत पेचीदगियां हुई है और नेचुरली लेकिन मंजूर साहब हमारे पास से तो हमारे जो फॉर्मर ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, या फिर ये जितने भी लॉन्चिंग पैड्स जिसके हवाले से आप कह रहे हैं, ये असल नहीं है। असल पाकिस्तान की आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की आर्मी है, तो अब आप असल पर जो है निशाना साधें, ये मुतालबा कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े ब्रिगेडियर्स। ये हकीकत है, वहां पर भी जो चेंज ऑफ गार्ड्स हुए हैं आर्मी में वो डिफरेंट है। पहला जो था वो शायद कन्फ्रंट्रेशन नहीं चाहता था, जो जनरल बाजवा के जमाने में जब ये हुआ पुलवामा और ये,
वो शायद इतना एस्केलेट करना नहीं चाहता है। ये मिजाज भी होता है, कोई ये दूसरा है शायद, ये ज्यादा मिजाज इसका जो है वो चाहता है। अब फिर क्या हो जाएगा उसका वो दूसरी बात है, क्या वो कितना कन्फ्रंट कर सकता है इतने बड़े मुल्क जो इंडिया जो है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और बड़ी मिलिट्री पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, वो दूसरा मसला है। तो लेकिन ये है कि हमारा ये है कहना है कि मुझे नहीं लगता है किसी सूरत में, ये नहीं लगता है कोई बड़ी कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज के लिए डू और डाई का मसला है। क्योंकि अच्छा, अगर वो तो खत्म ही हो जाएंगे, उम्र भर के लिए वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है मधु साहब, इसी हवाले से अगर आप मजीद वक्त दें, क्योंकि मैं 9:30 तक आपको बताया था मैंने, अगर आप वक्त दें तो आप अगर होल्ड करें, छोटे से एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर इसी का तसलसल हम जारी रखेंगे, अगर आप इजाजत दें तो आप भी लाइन करें। हाँ, 2-4 मिनट अगर और है तो मैं करूंगा जी। अच्छा, बिल्कुल। एक यहाँ पर नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मंजूर साहब से एक सवाल करेंगे, फिर उसके बाद माजिद साहब भी हैं, फिर डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पहलगाम में होने वाले हमले के बाद किस तरह की अपडेट्स हैं, किस तरह की सिचुएशन है हकीकी मानों में, वो नहीं जो गोदी मीडिया जिस तरह का जो है बाबेला या फिर एक हवा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकी मानों में एक्चुअल क्या नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये देख रहे थे कि पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ उसके बाद किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है और क्या हो सकता है, जिस तरह की आशंकाएं, जिस तरह के यानी कि खदशात का इजहार किया जा रहा था और अब भी चल रहा है। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया में भी देखें, ख़ुद हमारी मीडिया में भी देखें, तो जो कुछ चल रहा है, जो कुछ सरगर्मियाँ चल रही हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो मैं मंजूर साहब हमारे साथ हैं, माजिद साहब हैं और दूसरे मौजूद मेहमान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर के जो है सरबरा, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं मंजूर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए मंजूर साहब, एक चीज़ ये है, ये तो इंटरनल मामलात है, सब कॉन्टिनेंट के मामलात हैं, लेकिन इससे हटकर हम आलमी ताकतों को यानी दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर या फिर डिस्प्यूट्स में देखें, उनका इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो मिडिल ईस्ट का हो, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का मामला हो, चाहे वो गाज़ा और फ़लस्तीन का मामला हो, क्या हम उन आलमी ताकतों को कहीं से भी अलग कर सकते हैं? इसके अलावा भी जहाँ कहीं दुनिया में डिस्प्यूट्स देखते हैं, वहाँ पर हम पुलिसमैन अमेरिका को किस तरह से खारिज कर सकते हैं? क्या ये एक हकीकत नहीं है कि उसका इन्वॉल्वमेंट कुछ ना कुछ मायने रखता है? यहाँ पर जब अमेरिका के नायब सदर यहाँ का दौरा कर रहे थे, दिल्ली में थे, उस वक्त ये हमला हुआ, और फिर इसके साथ साथ अमेरिका के प्रधानमंत्री ने सदर ने फ़ोन करके हमारे प्रधानमंत्री से कहा था कि यानी इवन हथियार भी जो है ज़्यादा ख़रीदने के हवाले से भी बात की गई थी, सामने आई थी कि भारत को चाहिए कि हमसे हथियारों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है, ख़रीद जो है वो इजाफ़ा करे। तो अब फिर साथ ही साथ यहाँ पर तुलसी गब्बर की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि अब जो कुछ भी भारत करने जा रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, हम उसके साथ खड़े हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अमेरिका के रोल को आप किस तरह से देखते हैं ये सारे मामले में? अगर आप देखेंगे लेटेस्ट स्टेटमेंट उसका जो उसने वेटिकन सिटी में दिया, जहां वो गया था पोप फ्रांसिस के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए, हाँ। उसने यही कहा है कि ये खुद ही सॉल्व करेंगे, 1500 साल है इनके दरमियान ये चलता रहता है, ये इसका लेटेस्ट है। दूसरी बात, जब वाइस प्रेसिडेंट यहाँ थे, जब ये हमला हुआ 4 दिन 5 दिन रहा, उसने मजम्मत तो हर एक ने की, लेकिन अगर देखें बियॉन्ड मजम्मत ये नहीं है था कि ये, हालांकि इंटरनेशनल कमेटी सारे कंट्रीज ने ये किया है, ये एक करना भी चाहिए था, ये एक पाकिस्तान ने भी मजम्मत की, पाकिस्तान ने भी मजम्मत की। मधु साहब, मैं यहाँ पर मैं बुनियादी बात, मैं मधु साहब मैं माजरत के साथ ये अर्ज करना चाहूँगा आपसे, ये ताकतें, इनकी मजम्मत की क्या औकात है? इसलिए कि गाज़ा में किस तरह से कत्ल खून हो रहा है, इनकी मजम्मत क्या है, इनकी तायीद क्या है, इनकी मुखालिफत क्या है? मैं इनके वजूद के हवाले से सवाल कर रहा हूँ कि इनका क्या हो सकता है। ये तो हथियार बेचने वाले हैं। पहली बार अगर आप देखेंगे, ट्रंप ने पहले ये कहा है कि वार के खिलाफ वो है, तो उसका पहला स्टेटमेंट है। जी। और इसी वजह से वो कोशिश कर रहा है, हालांकि ये जो है गाजा में जो हो रहा है, इसका जो है
उनका अप्रोच टोटली डिफरेंट है वहां पर, लेकिन यूक्रेन वार को खत्म करने के लिए वो बजिद है और कोशिश कर रहा है। वो इसका एक और चीज है, जब वो पावर में आया उसी जो है सीरिया में चेंज हुई है, तो उसने उस वक्त भी कहा कि ये मसला है, मुझे इसके साथ कुछ नहीं है। ये एक क्लियर बनाई उसने मैसेज। आज भी ये कहा, जैसे अगर आपने देखा पिछली बार उसने कहा था मैं मीडिएट करूंगा, मैं ये मसला हल करूंगा, वो ऐसा इसने अभी तक नहीं दिया है, या शायद उनको ये अपनी तरीके से एतमाद है कि दोनों मुल्क जो है वो ये मसला जो है इतना बढ़ाएंगे नहीं, कन्फ्रंटेशन। मंजूर साहब माजरत के साथ, मंजूर साहब मेरा सवाल ये है कि चाइना हमारा दुश्मन है। चाइना अगर किसी तरह से भी, क्योंकि पाकिस्तान का चाइना का अलाई है दोनों, तो वो अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारी चीज़ें, दहशतगर्दी के वाक़यात, मामलात, तो क्या ये अमेरिका और ये मगरिब जो है वो बड़े मतलब अमन पसंद है, उनको कुछ हमारे से लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट है तो वो आपस में यानी आके मीडिएशन करवाना, यही इनका किरदार है, ये इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये इन्वॉल्व नहीं हो सकते। चाइना और इंडिया के दरमियान भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो रहा है, तो और बेसिकली चाइना, अमेरिका के कोई मफादात नहीं है कि यहाँ पर हालात खराब हो? नहीं, उनका है ही नहीं, आपको इसको इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ इनको इंडिया के साथ ये है क्योंकि इंडिया तिजारती मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, जिसके लिए वो तिजारत उनके साथ सबसे बड़ी तिजारत तो हम सुनते हैं कि मंशियात और हथियारों की होती है मंजूर साहब। वो दूसरा है। दूसरी बात ये है चूंकि इंडिया, चूंकि अमेरिका और चाइना के दरमियान बेसिकली डिफरेंसेस भी है, कन्फ्रंट्रेशन भी है एक किस्म के लिए, वहां पर इंडिया उनका क्लोज अलाई है, ये हमें मानना चाहिए। साउथ चाइना का मसला हो या इंडिया और चाइना के दरमियान जो है, वहां पर वो इंडिया के पूरे साथ है, ये हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन दूसरा, जो जैसे पाकिस्तान के बारे में उनको जब तक तालिबान वहां थे बहुत इंटरेस्ट था उनका वहां पाकिस्तान के मसले में भी, जब से वहां पर विड्रावल हुआ उनके फोर्सेस के साथ, और 10 साल 12 साल से पहले ही वो पाकिस्तान से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते रहे। एक टाइम आया जब हिलरी क्लिंटन ने कहा पाकिस्तान के आंगन में स्नेक पल रहा है, जो उन्होंने कहा वो दहशतगर्दी के बारे में उन्होंने ये कहा, ये फिर इतने ताल्लुकात खराब हुए थे। तो ये है कि उनको, ये जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, इनके अपने पर्सनल मफादात होते हैं, ठीक है, इनके जो है, इनको अगर ये बिजनेस आ जाएगा तो शायद वो इंटरेस्ट देगा। अगर आप देखेंगे वो सऊदी अरब जा रहा है क्योंकि इनको पता है वहाँ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने ऑलरेडी कहा सऊदी अरब को $100 बिलियन के आप आर्म्स एम्यूनिशन हमसे लो, या कोई और इंटरेस्ट है, तेल का इंटरेस्ट है, जहाँ इनको इंटरेस्ट नहीं है वो वहाँ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनको फिर आप देखिए, इसमें सिर्फ मैं ये कहूंगा, आप देखिए अफ्रीका के तकरीबन 1 दर्जन कंट्रीज में इस वक्त लड़ाइयाँ, चाहे वो सूडान है, कांगो है, दूसरे मुल्क है, किसी को कुछ परवाह नहीं, लाखों लोग मर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इतनी है, किसी को कोई परवाह नहीं है, उसके बारे में कभी कभी रिपोर्ट होता है। इनका यही है मसला, या आप उन पर ज्यादा, सर कोई भी कंट्री नहीं रहना चाहे, जो कुछ भी करना है अपने आप करना है, और वही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वही होती है। थैंक यू। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। मैं माजिद साहब की तरफ जाने से पहले मैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब से जानना चाहूँगा। ये तो नाज़रीन एक सूरत हाल हो गई, इस हवाले से जो मंजूर साहब ने जहाँ पर बात छोड़ी माजिद साहब से वहाँ से आगाज़ करूँगा, और ये जानना चाहूँगा कि ये दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता? क्या हमने इनको बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया है, जबकि हम इनके हर डिस्प्यूट्स में हम देखते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, और ख़ुद इन्होंने अपने सेनेट्स में जो है इन्होंने एतराफ़ किया है कि किसको इन्होंने बनाया है, तैयार किया है, फीडिंग दी है। तो बहरहाल उस पर बात करूंगा मैं, लेकिन राजा मुजफ्फर भट्ट साहब से, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहलगाम में जिस तरह का वाक़या हुआ, दिल को दहला देने वाला, हम सब के यानी दिलों पर ज़ख्म लगे हैं, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हैदराबाद तक, यानी आज भी, अभी मैं रास्ते में भी देखा मैंने कि जो है किस तरह से आज भी एहतजाज, खुद हमारी सरजमीन हैदराबाद में भी जो है एहतजाज जारी हैं और मजम्मत की जा रही है, हर तरफ मजम्मत की जा रही है।
बहरहाल इसके साथ साथ मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि कश्मीर में जिस तरह से हमले के हवाले से जो लोग घरों से बाहर निकल आए और फिर इसके साथ साथ सयाहों का उन्होंने, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि किस तरह से उनको जो है उनकी दिलजोई की और फिर इसकी मजम्मत की, लेकिन इसके साथ साथ एक और वाक़या पैरेलल, एक और मामला पैरेलल चलता रहा हमारी मीडिया में, वो रहा हिंदू मुसलमान का किसी ना किसी तरह से किया जाए। और यही वजह थी कि आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला को ये बार बार अपील करनी पड़ रही है कि भाई कश्मीरियों को बख्श दो जहां कहीं भी वो हैं। जी देखिए वाक़िब साहब, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है। जी 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 मैं बोल रहा हूँ कि बदकिस्मती की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कश्मीरियों ने जो इस वक्त स्टैंड दिखाया है पिछले 4-5 दिनों से, हाँ हाँ, चाहे वो जो यहाँ पे टूरिस्ट फंसे थे उनकी हेल्प करना, उनको अपने घरों में बिठाना, बहुत सारे होटल वालों ने किराया तक नहीं लिया, बहुत सारे टैक्सी वालों ने किराया नहीं लिया, मतलब बहुत कुछ जितना हो सके। या पहलगाम के अंदर जो घोड़े वाले थे, जो वहाँ पे टूरिस्ट गाइड थे, उन्होंने किस तरीके से जो वहाँ पे बाकी टूरिस्ट थे इनको किस तरीके से रेस्क्यू किया वहाँ से। इवन वो सईद आदिल शाह जो था, उसने अपनी जान तक गंवाई वहाँ पे। जी हाँ। तो मगर उसके बावजूद जो है ट्रस्ट डेफिसिट कंटिन्यू है। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग सिक्योरिटी लैब, सिक्योरिटी एजेंसीज या बाकी, फिर भी जो है फिर से जो है कश्मीरी मुसलमानों पे इसका ब्लेम डाला जा रहा है। और जितने भी हमारे बच्चे बच्चियां या बिजनेसमैन कश्मीर से बाहर हैं, चाहे दिल्ली में है, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है या बाकी मुंबई में है, पुणे में है, वहां पे उनके साथ बहुत ज्यादतियां की जा रही हैं, उन पे हमले किए जा रहे हैं, बहुत लोग जख्मी भी हुए। तो बहुत सारे लोग वहां से भाग गए हैं, भाग के आ गए वहां से। जी जी। और ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट, रियली अनफॉर्चुनेट। और 300 जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद जो हमने सोचा था कि यहाँ पे 4-5 साल तक बिल्कुल अमन था, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ हड़तालें नहीं थी, चले जो भी था, सरकार ने उसको जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया, वो भी मतलब उसके लिए भी लोगों ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद सरकार ने कहा कि हम आपको स्टेटहुड दे देंगे, वो भी नहीं दिया, उसके लिए भी हमने कुछ नहीं कहा। अगर सब कुछ आपके हाथ में है, तमाम सिक्योरिटी की मशीनरी आपके हाथ में है जी, तमाम कंट्रोल आपके पास है, उसके बाद अगर कहीं पे सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है और उसके बाद आप गरीब आवाम को जो है उसका खमियाजा भुगतने के लिए ये कर रहे हैं, उसके लिए मतलब उस तरीके की कार्रवाइयां हो रही है, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या गवर्नमेंट की तरफ से भी जो मरकजी सरकार है, उस तरीके के जो स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है बाकर साहब जी। डॉक्टर साहब, इसी के साथ जिस तरह की अगर 24 घंटों की कार्रवाइयों की अगर हम बात करें, ठीक है, मिलिटेंट्स को तलाश किया जा रहा है और फिर पहलगाम वाक़े के हवाले से जो मुश्तबा सस्पेक्टेड नज़र आ रहे हैं उनको जो गिरफ्तार किया जा रहा है, सैकड़ों की तादाद में सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ साथ उन मकानात पर को भी जो है बाज़ाब्ता तौर पर मुनहदम किया जा रहा है, मसमार किया जा रहा है। जो मिलिटेंट्स जो इस हमले में जो है मुश्तबा तौर पर यानी मुलविस पाए गए हैं, अब बाज़ स्टोरीज हमने देखी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, और उसमें ये कहा गया कि जैसे अगर शोपियां की बात करें, हम पुलवामा की बात करें, हम कोलगाम की बात करें, गुज़िश्ता रोज़ भी 2 मकानात जो है मुनहदम किए गए, जिसमें एक आदिल नाम है किसी का जो मुलविस है बताया जा रहा है। तो वहाँ वो घर वालों का ये कहना है कि भाई ये तो हमारे ख़ानदानी घर हैं, हमने इसको तो जो भी था जो जिस तरह भी से था वो निकल गया था, लेकिन ये हमारे जो घर हैं इनको जो है मसमार किया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई जारी रहेगी, सिर्फ ये 5-6 मकानात नहीं है बल्कि मुसलसल जो है क्रैकडाउन जारी रहेगा और जितने मिलिटेंट्स हैं जो मुलविस पाए जाते हैं जिनको भी जो है वो किया जाएगा, तो फिर उनके जो है मकानात को जो है मसमार किया जाएगा। तो बहरहाल मैं जानना चाहूँगा वहाँ से लोगों का जो मुतासरीन थे, जो घर वाले थे, वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहरहाल वो आप बेहतर जानते हैं। जी देखिए, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल आवाम के खिलाफ है और कानूनी प्रोसेस होती है, एक लीगल प्रोसेस होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट में जा रहा है। कहीं पे कोई मतलब अभी तो खाली 3 दिन ही हो गए, 4 दिन ही हो गए, तो मतलब कहीं पे कोई आपको ठोस सबूत नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, भी कोई प्रॉपर
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, उसके पहले ही आप ऐसी कार्रवाइयां कर रही हैं। जबकि एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर हमारे बोल रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ऐसे जो चीजों से कैसे आपका जो है अवाम का विश्वास मिलेगा, अवाम का साथ मिलेगा? तो मुझे लगता है कि ये एक जो सरकार को इन पॉलिसीज के बारे में सोचना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज को नहीं अपनाना चाहिए, इससे दूरी बनती है। देखिए 4-5 साल तक जितना भी आपने किया था यहाँ पे, कुछ हद तक देखिए उसमें हो सकता हमारे दिल मजरूह थे, बट एक हिसाब से थोड़ा सा अमन भी आया था, स्कूल चल रहे थे, कोई हड़तालें नहीं हो रही थी, कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा था, कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही, उस हिसाब से लोग क्योंकि ट्रेड वापस आया, टूरिज्म वापस पटरी पे आ रहा था। और अब हम बाद में इलेक्शंस भी हो गए, अब प्लान था कि लोग इस इंतजार में थे कि अब हमारा स्टेट हुड भी वापस मिलेगा। मगर जो ये इंसिडेंट हुआ उससे बिल्कुल जो है पटरी, बिल्कुल ट्रेन वापस चली गई पीछे, और वहां से हमें जीरो से स्टार्ट करना था। अब इसमें एक स्टेट्समैन की तरह जो है प्राइम मिनिस्टर को आगे आना था, पहले लोगों को यकीन दिलाना था कि भाई ये जो हुआ है गलत हुआ है, पर इसका मतलब नहीं है कि हम आप पे शक करते हैं, हम आपको साथ लेना चाहते हैं। जो बाहर हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो इक़दामात उठाए जाएंगे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जो भी क्रिमिनल्स हैं इसमें, जो भी दहशतगर्द इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी चीजें हैं, मगर ये उस तरीके की मतलब इसमें चीजें कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी भी है, और जिससे लोग ज्यादा दूर हो रहे हैं, और जो ये गैप है ये बढ़ रही है। इस गैप को ब्रिज करने की जरूरत थी, मगर इसमें ज्यादा दरार आ रही है, और पता नहीं कश्मीर को किस सूरत हाल में यहाँ पे आगे ले जा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। माजिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक तो इंटरनेशनली वो ताकतें क्या, कुछ ताकतों को यानी छूट है और कुछ ताकतों के हवाले से ये है कि हाँ यही जो है मुजरिम हो सकते हैं, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ने जो बात छोड़ी है उसी हवाले से, क्या कानून में कोई ऐसी गुंजाइश है हमारे साहब जो हमसे शायद छूट रही होगी कि अगर किसी घर का कोई एक नौजवान है या जो कोई भी है शख्स है, वो अगर कोई क्राइम करता है या किसी चीज़ में मुलविस हो जाता है तो उसकी सज़ा क्या सारे ख़ानदान को दी जा सकती है, या फिर उनके घर को जो है मस्मार किया जा सकता है? मतलब क्या है, क्योंकि बिल्डोज़र की कार्रवाइयाँ हमारे पास बड़ी ज़ोरों शोर के साथ पिछले कुछ अरसे से चल रही हैं। जी भाई साहब। देखिए ये दो सूरतें हैं। जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी का सवाल है जी, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला कश्मीर के हवाले से है, दोनों मुल्कों में इनके दोनों मफादात हैं। अब आप देखिए 2 साल पहले अमेरिका से डिप्लोमेटिक डोज़र आया था जी, उसके बाद तख्ता पलट हो गया। पहले का जो सिस्टम था वो जेल की सलाखों में चले गया, फिर इलेक्शन हुए, वो भी मैंडेट चोरी हुई, एक पूरे तरीके का एक मामला किसकी वजह से हुआ बेहतर आप समझ सकते हैं जी। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में क्या मफाद है इनका, चूँकि चीन के साथ अब देखिए क्वाड बनाया इन्होंने, जी हाँ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है। तो ये किस लिए बनाया गया, और इसके लिए इन्होंने क्या माहिदा किया कि हमारी एयर, हमारा वाटर, जी हाँ, और हमारी लैंड वक्त ज़रूरत यू कैन यूज दिस, और यूज भी हो रही है एग्जैक्टली। तो ये बैलेंसिंग ऑफ पावर है, तो ये किसी का वो नहीं लेंगे। ठीक है भाई, दोनों गिरगुट है, रंग लगाएंगे, दोनों को देखेंगे कितना जी, है जी, क्योंकि दोनों भी किसी ना किसी तरीके से इनके हमजोली है जी। तो ये इसके लिए इनसे कोई ऐसी तवक्को नहीं रह सकते, और ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो विश्व गुरु होने के लिए आता, अरे इन्हें क्या हो सकता है भाई, चलो इसको कुछ लेंगे। और पाकिस्तान तो खैर किस तरह तबाही के दाने पे है, वो भी अपनी जगह है। तो मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ज़बान की खातिर, बयान की खातिर कुछ कर सकते हैं, मगर ठोस तौर पर इसके मसले को देखिए, हाँ तो पहले ही कर सकते थे। कश्मीर का मसला का नया नहीं है ना, कश्मीर का मसला तो 48 से चलता आ रहा है, और इसके लिए जो भी यूनाइटेड नेशन में जो भी रेजोल्यूशन है, फला है, जो भी कुछ है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये है। अब रही बात दूसरी, बिल क्लिंटन आते हैं तो कुछ होता है, ओबामा आते हैं तो कुछ होता है, ये बस और नायब सदर जो अभी वेंस हैं वो आते हैं, क्योंकि इनको दोनों मुल्कों को भी अपने वेपन्स भेजने होते हैं, और दोनों मुल्कों में इनकी मंडियां हैं, इनके सामान की मंडियां हैं। चीन के साथ टकराव के लिए भी इनका एक बड़ा जो है महाज बन सकता है जी। तो ये दोनों के मफादात हैं यहाँ, लिहाजा वो बैलेंस ऑफ पावर करते हैं लोग यहाँ। अब रही बात जिस तरीके से कश्मीरियों को एतमाद में लेने की जो बात है,
कश्मीरियों के एतमाद में न छोड़िए, हिंदुस्तानी आम मुसलमानों को तो खुद, अब देखिए आगरा से 2 बड़े वाक़यात हुए ना जी, यानी नौजवान ख़त्म ही हो गए, हलाक कर दिया गया उनको। और उसके अलावा आप ये आरएसएस की जो अब कई तंजीमें आ गई, मैं उत्तराखंड में हमारे साथी से बात कर रहा था जी, तो वो कोई कौन सी की रक्षक दल फलां दल क्या क्या नाम पता नहीं जी, बोला क्या है, अभी तक तो हम 22 रिकॉर्ड, बोला कैसा रिकॉर्ड करे, कुछ रजिस्ट्रेशन है इनका वो नहीं। जब ये लोग हंगामा करते हैं तो वो अपना जब तारुफ करवाते हैं, परिचय कराते हैं जी, ये तंजीम है। तब पता कल चलता है। मैंने देखा वो खराज जो एमपी हैं साहिबा, उनके घर के सामने भी कुछ हुआ है। तो जब ये मालूम अरे ये है, तो ये अपनी एक शिनाख्त बताते हैं। जी, इनकी तकारीर देखिए किस किस्म से, और ये कोई रोकने वाला नहीं है सरकार की तरफ से, बल्कि पूरी पुष्ट तो नहीं है। अब आप देखिए, मैं कल मेरे सहाफ़ी दोस्त बता रहे थे, मध्य प्रदेश में 22 तारीख का वाक़या है ये। 22 तारीख को जब ये वाक़या हुआ, उसी शाम एक घर में, जो मुसलमान का घर है, वहाँ वो बच्ची की सालगिरह थी, बर्थडे हो रही थी। बर्थडे की पार्टी में जो है थोड़ा धूम धड़ाका होता रहता है जी, तो एक किसी ने जो है तंजीम जो है बोलो ना फलां दल ये दल, उसने बाकायदा पुलिस में जाकर शिकायत की कि ये जो है पहलगाम का जश्न मना रहे हैं जी। पुलिस आओ देखी ना ताऊ देखी, यहाँ के घर में मेहमानों के साथ लेके मारते हुए लेके चले गई पुलिस स्टेशन। पहले चलो, अरे भाई ये हाँ केक किसका काट, अरे भाई बर्थ सर्टिफिकेट देखिए, उसके लिहाज से हम कर रहे हैं, और कुछ नहीं, क्योंकि वो मुसलमान है जी। तो ये तो होते रहता। ये कश्मीरियों के साथ तो जो जुल्म हो रहा, जो कुछ हो रहा, जैसा भी कहा गया कि उनको एतमाद में लेने के बजाय उनको और दूरी की जा रही है और खलीज बढ़ती जा रही है। तो ये देखिए, हमको मुत्तहदा होने का है, मुत्तहदा के एक के खिलाफ, जो हमारे जो है मफादात के खिलाफ है, उसके खिलाफ उठ खड़ेने का है, क्योंकि वो इतना कमज़ोर मुल्क है। उसको जो है, अगर उसको हम यहाँ अपने घर में जो है तनाज़ा रखकर घर में एक दूसरे से लड़ते हुए बाहर वाले से कैसे हम लड़ सकते हैं जी। तो ये इसको अकल नहीं है। लोग ये चाह रहे हैं कि ये होना है, ऐसे ही होना है। और मोदी साहब जो है बयानों में देखिए, आल पार्टी मीटिंग हुई जी, और आप जो है बिहार में तकरीर में झांटने लगे, घुस के मारेंगे फला, मारो भाई, कौन मना करा, किसने रोका आपको जी। आप बातों से पहले एक्शन करके दिखाओ ना। पूरी कौम साथ है आपकी, हम भी साथ हैं, आप भी साथ हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी साथ हैं, सब कौन किसने मना किया, जाइए सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक तो बहुत छोटी हो गई है। नहीं बता रहा हूँ, आप करे थे ना, यही कहा जा रहा है ना, हमारे बालाकोट में जाके करे थे आप, वो यही कह रहे हैं, जो फॉर्मर ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, जनरल्स हैं। तो ये बता रहा हूँ कि ये कहना मकसद है। और आप देखिए, कुछ दिन पहले अमित शाह वहाँ गए थे जी, पीओ के चंद दिन में हमारे साथ आएगा, राजनाथ सिंह गए थे, कहा कि नहीं पीओ के, ठीक है ना भाई, कब तक हमको खाली यानी बातों से बहलाते रहेंगे, एक्शन कीजिए, एक्शन होना। मगर पता नहीं एक्शन कब करेंगे तुम, क्या हमारी फौज पे हमको भरोसा नहीं है, हमारी कौम पे भरोसा नहीं है आपको, एक्शन कीजिए आप। एक्शन खाली शायद अभी जबानी नहीं, जबानी प्रोसेस है, वो प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है, यानी हम कहेंगे कि सिफारती मामला जो है, या फिर यहाँ से लोगों को निकल जाने, वहाँ से आ जाने, हो सकता है चंद घंटे शायद आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है कोई बड़ी कार्रवाई, बड़ा कदम उठाया जाएगा। जो मेहमान, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जो मेहमान जी वीजा लेकर हमारे पास आए थे, उनके साथ कैसा मामला किया जा रहा, ठीक है, उनकी क्या कसूर थी, ठीक है, ठीक है, आप डिप्लोमेटिक जो है, जो भी आप जो रुतबा है वो कम कर दीजिए, वो कर दीजिए, नहीं इनके साथ एक मुजरिम के जैसा सलूक क्यों करते हो आप, क्यों ऐसा पेश करते हो, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तानी हुकूमत को जब इतनी बातें करनी है, अब देखिए बिहार के उसमें आप जाके पूरी जो है एक सरकारी खर्च पे इलेक्शन की रैली कर ली, आप जाके बोले घुस के मार दूंगा जी, छोड़ूंगा नहीं, भाई चलो भाई, कौन मना करे आपको, किसने रोका आपको, आपको पूरी तरीके से, हत्ता के अपोजिशन जमातों ने भी पूरा इख्तियार दिया, सारी कौम ने इख्तियार दिया, आप एक्शन कीजिए, एक्शन के बजाय खाली बातों का एक्शन, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिरी सवाल, जैसे अगर हम देखें अभी तो पानी बंद कर देने की बात है, हिंद तास जो ट्रीटी थी उससे जो है विड्रॉल होने की भारत ने बात की, और उन्होंने भी वहाँ पर अपनी जो है थिंक टैंक की जो है तश्कील दे दी है, वो भी इस पर गौर व खौस कर रहे हैं। और अगर हम इसी तरह की सिचुएशन कुछ अर्सा पहले की अगर बात करें, तो भारत ने पाकिस्तान के हवाले से इसी हवाले से बात की थी कि हम पानी बंद करेंगे, तो उधर चाइना की जानिब से भी यानी ये कहा गया था कि जो सोर्सेस हैं, जो आप उधर जा रहे हैं, हमारे पास से जो है निकलते हैं, तो हम रोक देंगे। तो यानी ये सिचुएशन अगर हम थोड़ा सा जंगों के मामला से, पॉलिटिकल मामला से हटकर अगर देखें, तो ये यानी आलमी जो क़वानीन हैं उसके एतबार से, और फिर इसके साथ साथ अगर चाइना भी अगर इसी तरह का कोई अगर क़दम उठाता है, तो हमारे पास क्या, हमारे पास जो है
रिसोर्सेस है, मैं जानना चाहूँगा आपसे पानी के हवाले से। जी डॉक्टर साहब। देखिए, जहाँ तक ये ट्रीटी थी इससे नुकसान होता था, ऑलरेडी हमको पहले ही नुकसान होता था जम्मू कश्मीर की, जो अगर हम बात करें तो, क्योंकि हम जो है पानी को रोक नहीं सकते थे, हम जो बाकी जो इसको प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जी जी। मगर अब जो सरकार ने इसमें ऐलान किया है कि हम उसको नहीं करेंगे, हम इस ट्रीटी को खत्म करेंगे, मगर मसला है कि क्या इसमें कितने साल लगेंगे। अगर आपको इस पानी को रोकना है, आपको कितने बड़े बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या आपके पास वो अभी तो डॉक्टर साहब लोग ये सोच रहे हैं कि पानी बंद कर दिया है। अभी तो लोगों में मैसेज ये गया है कि पानी भारत ने बंद कर दिया है पाकिस्तान का। अरे आप पानी बंद कैसे करेंगे? मैं समझ नहीं रहा है, जो जम्मू कश्मीर से आता है, हिमाचल से टूटी बंद कर दी, लद्दाख से आते हैं। माजिद साहब कह रहे हैं कि टूटी थी जो बंद कर दी। जो सोर्स है तिब्बत से है, ग्लेशियर से है, यहाँ से है, तो ये कैसे बंद करेंगे? इसके लिए दैट मीन्स पूरे कश्मीर को डुबाना पड़ेगा, पूरे हिमाचल को डुबाना पड़ेगा, बाकी जगहों को पंजाब को डुबा के फिर बाद में ये इसको बंद कर सकते हैं। फिर पानी का लेवल चढ़ जाएगा ना ऊपर, अगर बंद करेंगे तो। यूके में लोग बॉटल्स लेके पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि हमने पानी बंद कर दिया, अब नहीं खुलेगा, अब नहीं मिलेगा। यहाँ भी हो रहा है, सोशल मीडिया मीडिया पे नहीं है ना, इनको तो लोगों को समझना चाहिए, पहले इस चीज को समझना। इसमें प्रोसेस होगी, इसमें एक लंबा मीडिया में जो बताया जा रहा है, सोकॉल्ड मीडिया में आ रही है कि ये जो प्रोसेस इंस्टेड ऑफ कोई एक्शनेबल काम होता, कोई कार्रवाई होती, जैसे आपने कहा कि कोई स्ट्राइक्स होती, हमको लग रहा था। बट ये चीजें जो है बड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, पता नहीं कितने साल लगेंगे, कितने डिकेड्स लगेंगे, ये उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करेंगे और बाद में जो बड़े बड़े डैम बनाएंगे, फिर पानी को रोकेंगे, वहां से डाइवर्ट करेंगे, कैनाल्स बनाएंगे, कैनालों का सिस्टम बनाएंगे, फिर राजस्थान को पानी भेज देंगे, वहां से जाएंगे, तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। पहले ही जो पानी जो आ रहा था, जबकि हम पानी छोड़ रहे थे तब भी सैलाब आ रहा था, तो 2014 हमने देखा कश्मीर में, और फिर हम मतलब दूसरी तरफ भी देखते हैं अक्सर और बेशतर। पहले ही जो पानी अगर अगर इसको जो है रोकने की कोशिश की जाए इमीडिएटली, तो ये तो सब डूब जाएंगे इलाके, बहरहाल कहीं पे नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये कोई डूबने से क्या फर्क पड़ता है? ये कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। पानी फिर इधर भी पंजाब में भी आ जाएगा, हिमाचल में भी आ जाएगा, जो है बिल्कुल सिक्योरिटी ऑडिट करना था। अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर 4-5 लाख फौज है, जी जी, अगर पहलगाम के अंदर ही आपके पास इतनी ऑलरेडी फौज, सीआरपी भी वहाँ पे है, आर्मी भी वहाँ पे है, पुलिस भी है, आपकी एसएस भी है, सशस्त्र सीमा बल भी है, वहाँ बीएसएफ भी है, तो अगर ऑलरेडी वहाँ 1200-1300-1400 फौजी थी ऑलरेडी सिक्योरिटी के, ये वहाँ पे कैंप्स थे, छोटे छोटे कैंप्स हैं, वहाँ पे उनके बूथ्स हैं, वहाँ पे फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है रेगुलर बेसिस पे, हम भी जाते रहते हैं। जी हाँ। इंस्टेड उसका ऑडिट होता, सिक्योरिटी ऑडिट होता, उनका जो है पूछना पड़ता, उनको देखना पड़ता भाई क्यों 30 सेकंड है हमारे पास कि आप उस एरिया में पेट्रोलिंग नहीं कर रहे थे पैसरंग में। इन चीजों को छोड़ के आप पता नहीं नई नई चीजें ला रही हैं, तो ये सही बात नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। अभी तो जो किसी ने भी जो है सिक्योरिटी ऑडिट की बात नहीं की, किसी ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं की। अभी तो ये कह रहा है कि भाई आपने एसपी को ट्रांसफर नहीं किया वहां से, आपने एसपी को ट्रांसफर नहीं किया, आपने किसी सीआरपी के किसी कमांडेंट को ट्रांसफर नहीं किया, आपने किसी आर्मी के ऑफिसर को पूछताछ पे नहीं, मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, अब सीधे बाकी चीजों पे आ रहे हैं। ये चीज है, इस हवाले से हम फिर अगले प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, माजिद साहब आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा ख़त्म होगा, और इसी के साथ ये भी बात है कि यानी आज की रात है, कल की रात है, परसों की रात है, या फिर हो सकता है 29 तक का इंतज़ार है, उसके बाद कम से कम, क्योंकि सारी जनता प्रधानमंत्री को देख रही है, वो क्या करने वाले हैं। 29 अप्रैल हो सकता है कि जो मेडिकल पर्पस की बुनियाद पर भारत आए हुए हैं, हो सकता है उनके लिए कुछ थोड़ी सी छूट हो, उसके बाद फिर यानी कदम क्या उठाया जाएगा, ये सवाल बाकी रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।